Hello students, this is Ashutosh Nigam, Assistant Professor at Axis Colleges Kanpur. Today we are going to discuss about the topic Wages and Incentive Scheme, which is from Industrial Engineering subject. Then first of all we have to talk about the what is wages. The wages are basically known as the salary or we can say that it's वेतन जो हम अपने वर्कर को काम करने के बाद में पे करते हैं। मतलब जो भी वर्कर हमारे किसी भी काम को करने के लिए अपना जो भी जितना एफर्ट लगाते हैं उसके बदले में उनको दी जाने वाली रकम या पेमेंट जो होती है उसे हम वेजेस कहते हैं। वेजेस बेसिकली डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ वर्क मेजरमेंट लीड्स टू वेज पेमेंट। जो वर्क मेजरमेंट जिसमें हमने टाइम कैलकुलेट किया था, जितने भी प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ हो रही थी इंडिविजुअल एक्टिविटीज़ में, उसके थ्रू हम वेजेस पेमेंट को कैलकुलेट कर सकते हैं। द वेजेस कैन बी डिफाइंड एज द थ्योरेटिकली द वेजेस दैट वर्कर गेट्स इज़ प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ वर्क ही डज। मीन्स वर्कर को जितना भी वो काम परफॉर्म कर रहा है, कितना भी वो वर्क कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग जो भी हम पेमेंट कर रहे हैं वो आपका वर्कर का ही वेजेस होती है। इट ऑल्सो नोन एज वेजेस आर सपोज टू इंक्रीज इफेक्टिव मोटिवेशन टू वर्क हार्ड एंड बेटर। मीन्स वर्कर को एक तरीके से आप पैसा दे के आप उसको और मोटिवेट करते हैं ताकि वो और अच्छे से काम को कर सके, वर्क हार्ड कर सके और स्मार्टली भी कर सके। नाउ वी कैन आल्सो से दैट वेजेस कंस्टिट्यूट द प्रिंसिपल सोर्सेस ऑफ इनकम फॉर द वर्कर्स फॉर द सर्विस रेंडर। मीन्स वर्कर्स जो भी हमको सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं उसके लिए हम जो भी उनको सोर्स ऑफ इनकम कह सकते हैं, उनका बेसिक सोर्स ऑफ इनकम्स वर्कर्स का एज ए बेसिक वेजेस के रूप में होता है जो उनको वेतन प्रोवाइड किया जाता है। A rational wage policy is essential to compensate the workers for their effort rendered। मीन्स यहाँ पे जो हमारी रेशनल वेज पॉलिसी होती है मीन्स उसमें सभी जितने भी वर्कर परफॉर्म कर रहे हैं उन सबको एक अमाउंट में, एक प्रोपोर्शन में वेजेस डिस्ट्रीब्यूट करना होता है अकॉर्डिंग टू देयर परफॉर्मेंस, विच टाइप ऑफ परफॉर्मेंस दे हैव टू बी डिलीवर्ड ऑन द वर्क। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। These are the payment. Basically, wages can be said that these are the payments made by the employer to the effort put by the workers towards production। मीन्स आप सिंपल भाषा में कह सकते हैं कि जो वर्कर है हमारा प्रोडक्शन के लिए जितना भी एफर्ट डाला उसके बदले में उसको दी जाने वाली जो भी पेमेंट है वो बेसिकली हमारे वेजेस के रूप में होती है, वेतन के रूप में होती है। ए वेज डिटरमाइन द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। इससे हम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को भी डिटरमाइन कर सकते हैं। शुड रिप्रेजेंट द फेयर रिटर्न्स, ठीक है, फॉर द एफर्ट ऑफ वर्कर्स, ठीक है, रिप्रेजेंट करता ही है फेयर रिटर्न फॉर द एफर्ट ऑफ द वर्कर। मीन्स वर्कर जिस हिसाब से एफर्ट कर रहे हैं। एंड ऑल्सो वेज शुड बी एबल टू सेटिस्फाई द प्राइमरी एंड सेकेंडरी नीड्स ऑफ द वर्कर्स। प्राइमरी नीड्स आर द बेसिक नीड्स, फूड, क्लॉथ, शेल्टर्स एक्सेट्रा, एंड secondary needs are the luxury needs such as educational sector या medical facilities are available in the secondary needs of the worker. They should be enough to provide him a reasonable standard of living, जिसकी वजह से जो वर्कर है हमारा एक reasonable standard of living को परफॉर्म कर सकता है या उसके अकॉर्डिंग ले सकता है। Now there are different types of wages. First of all, first one is nominal wage. First one is the nominal wage. It is defined as the amount of money paid to the worker in cash for the effort of the worker towards production। Means ये आपका जो नॉमिनल वेज होता है ये अमाउंट ऑफ मनी होता है जो कि हम उसको कैश में पेमेंट करते हैं फॉर द एफर्ट ऑफ द वर्कर टूवर्ड्स प्रोडक्शन, ठीक है। एंड नो अदर बेनिफिट्स आर गिवन टू द वर्कर। इसके अलावा उस वर्कर को कोई भी अदर बेनिफिट्स प्रोवाइड नहीं किया जाता है इन नॉमिनल वेजेस। ओके, दिस इज कॉल्ड मनी वेज। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज मनी वेज। इन दिस वेज ओनली मनी सेंट टू द वर्कर, nothing else provided, nothing else facilities are provided to the workers. The rate of wages vary from
one place to another depending on the demand and supply of labor and the necessity of life। ठीक है, जो वेजेस के रेट्स होते हैं कि हमें कितनी पेमेंट करनी है, किस हिसाब से पेमेंट करनी है, तो वो रेट हमारा वेरी करता है एक प्लेस से अनदर प्लेस अकॉर्डिंग टू जो भी हमारी डिमांड आ रही हैं या सप्लाई हो रही है वर्कर की कि कितने वर्कर काम कर रहे हैं और कितने लोगों की हमें रिक्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंग हमारी जो वेज रेट होता है वो सेट किया जाता है। कम टू द नेक्स्ट वन, रियल वेजेस। व्हाट आर रियल वेजेस? इट इज़ डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ necessaries, comforts, luxuries and cash payment of a worker gets in return for its efforts। मीन्स इसमें कैश पेमेंट के साथ साथ वो अपनी कौन सी जो बेसिक नेसेसरीज के साथ साथ कंफर्ट और लग्जरीज नेसेसरी को भी रिक्वायर्ड को भी फुलफिल कर सकता है। सम ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड देयर एम्प्लॉयज़ certain essential commodities such as housing with free electric and water charges, uniforms and other such facilities in addition to the money in cash। मीन्स जो हम लेबर को जो मनी कैश में दी जा रही है उसके साथ साथ उसको एकोमोडेशन, हाउसिंग वगैरह और साथ में उसको फ्री इलेक्ट्रिसिटी वगैरह जो भी प्रोवाइड कराई जा रही है वो एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ में उसको दिया जाता है। तो ये आपका हो जाता है क्या, रियल वेज। ठीक, इफ़ ऑल दीज अमाउंट मीन्स ऑल दीज अमाउंट कौन कौन सा अमाउंट हो गया यहाँ पे, जो आपको कैश में सैलरी मिल रही है प्लस उसके साथ में जो भी आपको ये एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ मिल रही हैं जैसे कि एकोमोडेशन हो गया, कन्वेंस हो गया और कहीं वीकली हॉलीडेज़ वगैरह आपको कुछ प्रोवाइड किया जा रहा है या कोई गिफ्ट कार्ड, डिस्काउंट कूपन्स वगैरह जो भी मिल रहा है, तो वो सब आपके कंसीडर होने के बाद में जो वेज बनता है वो आपका कैलकुलेट होके बन जाता है रियल वेज। इट बिकम्स द रियल वेज। नाउ कम टू द next, what is living wage? Next is living wage. When the wage rate are such that they are going to fulfill some of the requirements of a family like food, cloth, education and insurance against misfortune along with other basic necessities। means इसमें आपके जितनी भी living रिक्वायरमेंट्स हैं उन सभी रिक्वायरमेंट्स को अगर आप फुलफिल कर रहे हैं अपने वेजेस के थ्रू तो वो वेज आपका कैलकुलेट होके आ जाता है एज ए लिविंग वेज। कम टू द नेक्स्ट वन, फेयर वेज। ए फेयर वेज इज इट इज ए वेज विच इज टू बी कंसिडर्ड एज ए फेयर अमाउंट ऑफ रिटर्न फॉर द एफर्ट ऑफ द एम्प्लॉयज एंड शुड बी एबल टू कवर द अदर नेसेसिटीज ऑफ लाइफ। ठीक है, इसमें क्या है, एम्प्लॉय अपनी अदर नेसेसिटी ऑफ लाइफ को भी फुलफिल कर सकता है अपार्ट फ्रॉम बेसिक नेसेसिटीज़ लाइक फूड, क्लॉथ्स एंड शेल्टर्स फॉर हिज फैमिली। मीन्स जो बेसिक नेसेसिटीज़ है उसके अकॉर्डिंग उसके अलावा वो बाकी की नेसेसिटी को भी यहाँ पे फुलफिल कर सकता है थ्रू द फेयर वेज। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, द मिनिमम वेज। मिनिमम वेज इज़ द लीस्ट वेज जो कि वर्कर को मिलना चाहिए। हर किसी ऑर्गेनाइजेशन में मिनिमम वेज की जो वैल्यू होती है वो सेट कर दी जाती है कि इससे कम हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी एम्प्लॉई हैं उनको इससे कम सैलरी किसी की भी नहीं होनी चाहिए। वो मिनिमम वेज तो उस वर्कर को पे होना ही चाहिए, आइदर इट इज़ परफॉर्म वेरी गुड और इट इज़ नॉट परफॉर्म वेरी लेस। ओके, द मिनिमम वेज मे बी डिफाइंड एज द वेज which not only provide for basic substance but something more than this। मीन्स इसमें बेसिक नेसेसिटी के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा, मतलब बहुत एक्स्ट्रा नहीं तो यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा तो उसको प्रोवाइड होना ही चाहिए। इट शुड बी एबल टू कीप द एम्प्लॉय मोटिवेटेड, जिसके थ्रू हमारा जो एम्प्लॉय है वो क्या होता रहे, मोटिवेट होता रहे। एंड इट शुड प्रोवाइड द फॉर सम मेजर ऑफ एजुकेशन, मेडिकल फैसिलिटीज़ एंड अदर एसेंशियल रिक्वायरमेंट। मीन्स यहाँ पे जैसे कि आपको कुछ सब्सिडी प्रोवाइड कराई जाती है। कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसे हैं जहाँ पे आपको जो सैलरी मिलती है उस सैलरी के साथ साथ कुछ अलग से मेडिकल फैसिलिटीज़ वगैरह भी प्रोवाइड करी जाती हैं। उन मेडिकल फैसिलिटीज़ में क्या होता है, जैसे आपके या चिल्ड्रन एजुकेशन फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करी जा रही है तो उसमें क्या होता है कि जैसे आपकी जो भी फ़ीस जा रही है बच्चे की, उस फीस का कुछ परसेंटेज आपको यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू पे कर दिया जाता है। जैसे आपकी फ़ीस 10,000 गई और वहाँ पे फॉर एग्जांपल वहाँ पे 50% सब्सिडी आपको ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू जानी चाहिए थी, तो वहाँ पे आपको 5,000 रुपीज़ रिम्बर्स्ड हो जाएंगे विद इन द ऑर्गेनाइजेशन जब आप वहाँ पे फ़ी रिसिप्ट शो करेंगे।
ठीक है। इट शुड ऑल्सो कंसिडर द कॉस्ट ऑफ लिविंग, इसे हम लोग कॉस्ट ऑफ लिविंग भी कहते हैं। द मिनिमम वेज कैन नॉट बी पेड बियॉन्ड द पेइंग कैपेसिटी ऑफ द इंडस्ट्री और फैक्ट्रीज। इसको हम ये भी कह सकते हैं कि जो हमारी फैक्ट्री हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो उनकी जो पेइंग कैपेसिटी कि वो उस इससे ज़्यादा अमाउंट अपने जितने भी एम्प्लॉई हैं उनको पे नहीं कर सकते। तो जो मैक्सिमम कैपेसिटी है उससे ज़्यादा नहीं हो सकते, या आप कह सकते हो कि मिनिमम वेज हमारा उतना होना चाहिए कि जो एम्प्लॉय को प्रॉपरली पे किया जा सके। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। द मिनिमम वेज इज फिक्स्ड taking into consideration the factors such as cost of living, maintaining the efficiency of the workforce, keeping them motivated and paying capacity of the industry. ठीक, the minimum wage is fixed taking into consideration the factors such as cost of living, means cost of living के लिए भी है, maintaining the efficiency of workforce, जिससे हम लोग वर्कफोर्स मतलब जितने भी वर्कर परफॉर्म कर रहे हैं उनके वर्कफोर्स को भी की इफ़िशियंसी को आप मेंटेन कर सकते हैं। कीपिंग देम मोटिवेटेड, आप उनको मोटिवेट कर सकते हैं। एंड पेइंग कैपेसिटी ऑफ द इंडस्ट्री, एंड अंडर द जो भी इंडस्ट्री है उसकी पेइंग कैपेसिटी के अंडर परफॉर्म करता है। नाउ कम टू द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द मिनिमम वेजेस। मिनिमम वेजेस के लिए मेन ऑब्जेक्टिव कौन कौन से होते हैं? टू प्रोटेक्ट द सेक्शन ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन हुज वेजेस आर वेरी लो, मीन्स आपको उस सेक्शन को प्रोटेक्ट करके चलना है जिन लोगों की, जिन डिपार्टमेंट में सबसे कम सैलरी है लोगों की, जो भी वर्कर परफॉर्म कर रहे हैं, एम्प्लॉय परफॉर्म कर रहे हैं आपके, उन एम्प्लॉय की सैलरी सबसे कम है, तो आपको सबसे ज़्यादा प्रोटेक्शन उनके लिए लेके चलना होता है। नेक्स्ट, टू प्रिवेंट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द वर्कर, मीन्स वर्कर्स का एक्सप्लॉयटेशन आपको प्रिवेंट करना होता है, उससे बचाव रखना होता है। मीन्स आप ऐसा ना हो बहुत ज़्यादा एम्प्लॉय को हायरिंग कर लें ताकि आप फिर उनको बाद में पे नहीं कर पा रहे, तो इस तरीके की सिचुएशंस भी ऑर्गेनाइजेशन में नहीं आनी चाहिए। तो आपको जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन की पेइंग कैपेसिटी उसके अकॉर्डिंग ही अपने वर्कर्स को हायरिंग करना होता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। टू इम्प्रूव जनरल स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, जितने भी वर्कर्स हैं उनका जो बेसिक स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ है उसको हम थोड़ा सा इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं विद द हेल्प ऑफ मिनिमम वेजेस। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। सेटिस्फैक्ट्री कंपनसेशन टूवर्ड्स एफर्ट एक्सपेंडेड बाय द वर्कर, मीन्स जो सेटिस्फैक्ट्री कंपनसेशन होना चाहिए किसके प्रति? टूवर्ड्स एफर्ट एक्सपेंडेड बाय द वर्कर, जो भी वर्कर हमारे एफर्ट डाल रहे हैं उनको हम एक सेटिस्फैक्ट्री कंपनसेशन दें, उसके बदले में जो भी इंसेंटिव वगैरह है वो दें। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द वेस्ट सिस्टम। फर्स्ट वन, एक अच्छे वेस्ट सिस्टम के लिए कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए? पहला दिया है, ए गुड वेस्ट सिस्टम शुड बी एक्सेप्टेबल टू बोथ एम्प्लॉयज़ एंड मैनेजमेंट, मीन्स एक अच्छा वेस्ट सिस्टम इस तरीके का सिस्टम होना चाहिए जिससे आपके मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज़ दोनों ही संतुष्ट हों, सेटिस्फाइड हों। इट शुड गारंटी ए मिनिमम वेज टू द एम्प्लॉय, इसमें एक मिनिमम वेज एम्प्लॉय के लिए गारंटेड होना चाहिए कि इतना तो हमें मिनिमम पे होना ही है। टू शुड बी एबल टू कीप द वर्कर मोटिवेटेड, जो हमारे वर्कर को कंटिन्यू मोटिवेट करता रहे। इट शुड प्रोवाइड ए स्कोप फॉर एम्प्लॉयज़ टू गेट रिवार्ड फॉर देयर एडिशनल और एक्स्ट्रा एफर्ट, ठीक है। मीन्स जो एम्प्लॉय हमारे कुछ एडिशनल वर्क कर रहे हैं, कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स दे रहे हैं, उनको कुछ एक्स्ट्रा इंसेंटिव जो अवार्ड्स के रूप में या कुछ प्राइज मनी के रूप में उनको प्रोवाइड करते रहना चाहिए टर्म बाई टर्म, ताकि जो हमारे वर्कर्स हैं वो मोटिवेट होते रहें और अपने काम को बहुत ही अच्छे तरीके से, अपनी एफिशिएंसी को और बढ़ा के अच्छे तरीके से काम को परफॉर्म करते रहें। इट शुड बी कंसिस्टेंट एंड शुड नॉट बी अल्टर्ड फ्रिक्वेंटली, मीन्स जो भी इंसेंटिव स्कीम्स हैं या जो भी हमारा वेस्ट सिस्टम है वो कंसिस्टेंट होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि हमारे इस साल कंडीशंस कुछ और थी, नेक्स्ट ईयर कंडीशंस कुछ और होंगी, तो वेरिएशंस ज़्यादा नहीं होने चाहिए, बहुत ही कम वेरिएशंस होने चाहिए और इसमें कंसिस्टेंसी होना बहुत ही ज़रूरी है। कम टू द नेक्स्ट। शुड बिलीव इन इक्वल वर्क एंड इक्वल पे, मीन्स अगर कोई दो एम्प्लॉय हमारे दोनों सेम टाइप का वर्क कर रहे हैं, सेम डेजिग्नेशन पे वर्क कर रहे हैं, तो उन दोनों की सैलरी सेम होनी चाहिए।
किसी की एक की ज़्यादा किसी की एक की कम होने से क्या होता है, जिसकी सैलरी कम होती है वो थोड़ा सा डिमोटिवेट हो जाता है, ये सोच के कि हम भी सर सेम एफर्ट डाल रहे हैं और सामने वाला भी सेम एफर्ट डाल रहा है, सेम वर्क कर रहा है, लेकिन हमारी सैलरी इसके अकॉर्डिंग कम है। तो यहाँ पे सेम इक्वल पे होना चाहिए फॉर इक्वल वर्क फॉर ए गुड वेज सिस्टम। द सिस्टम शुड बी सिंपल एंड अंडरस्टूड बाई ऑल कंसर्न। मीन्स सिस्टम हमारा इस तरीके का होना चाहिए कि बहुत ही सिंपल हो और सभी को ईजिली अंडरस्टैंडेबल हो, कि जितने भी एम्प्लॉय वहाँ पे काम कर रहे हैं उन सबको उसके बारे में पता हो कि हमारा कितना इंसेंटिव बनेगा, कितने % परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग। प्रॉपर इंकरेजमेंट शुड बी गिवन टू यूटिलाइज द फुल पोटेंशियल ऑफ एम्प्लॉय। ठीक है, प्रॉपर इंकरेजमेंट होना चाहिए एम्प्लॉय के लिए, जिससे हम एम्प्लॉय के जितना भी पोटेंशियल है मैक्सिमम से मैक्सिमम पोटेंशियल को हम यूटिलाइजेशन कर सकें, जिससे हमारी जो प्रॉफिटेबिलिटी है, प्रोडक्टिविटी है, वो बढ़ सके, प्रॉफिटेबिलिटी इम्प्रूव हो सके। कम टू द नेक्स्ट वन, शुड मेक द वर्कर चैलेंजिंग एंड इंटरेस्टिंग। आपको कुछ इस तरीके के टास्क भी प्रोवाइड करने होते हैं वर्कर को कि वर्कर उसको एज ए चैलेंजिंग भी ले और उसमें अपना इंटरेस्ट भी जगाए, ताकि जो वर्कर्स आपके काम कर रहे हैं वो इंटरेस्ट के साथ, चैलेंज के साथ उस टास्क को परफॉर्म करने के बाद आप उनको कुछ अवार्ड वगैरह देंगे या इंसेंटिव प्रोवाइड कराएंगे, तो वो वर्कर्स उससे मोटिवेट होकर और अच्छा काम भी परफॉर्म करेंगे। नाउ कम टू द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग वेज सिस्टम। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से हमारे वेज सिस्टम जो है थोड़ा सा इन्फ्लुएंस्ड हो जाते हैं। इट इज़ वेरी मच कॉम्प्लेक्स टू अराइव ए वेज विच मे बी कंसीडर्ड सेटिस्फैक्ट्री फॉर बोथ वर्कर्स एंड मैनेजमेंट। ठीक है, तो समटाइम्स वर्कर्स और मैनेजमेंट के लिए थोड़ा सा वेज सिस्टम जो होता है कॉम्प्लेक्स बन जाता है, तो उसके लिए जो वेरियस फैक्टर्स हैं जिनसे हम वेज लेवल डिफाइन कर सकते हैं। लेबर मार्केट, पहला है लेबर मार्केट, मीन्स दैट इज़ डिमांड एंड सप्लाई ऑफ लेबर। मीन्स जहाँ से आपकी जो लेबर की डिमांड और सप्लाई हो रही है, तो लेबर मार्केट में आपको जो डिमांड और सप्लाई करनी होती है, तो यहाँ पे हमारा थोड़ा सा फैक्टर, इस फैक्टर से इन्फ्लुएंस होता है वेज सिस्टम की। कुछ लेबर्स कहते हैं कि हमारी रेट पर आवर या वर्किंग आवर हमारे इतने चार्जेस है और कुछ लेबर का चार्जेस कम होता है, तो यहाँ पे थोड़ा सा वेरिएशन होता है। तो उसको अगर ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो इक्वल पे के लिए इक्वल वर्क अगर रखें तो वो बहुत अच्छा हमारे एक अच्छे वेज सिस्टम के लिए होएगा। नेक्स्ट है लीगल एंड स्टैट्यूटरी रेस्ट्रिक्शंस। इसमें हमारे जैसे मिनिमम वेज एक्ट है, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट है, 1965 में डिस्कवर हुआ था, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड है, फैमिली पेंशन फंड एक्ट है, फैक्ट्री एक्ट है, एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस एक्ट है, पेमेंट ऑफ ग्रेजुएटी एक्ट है। तो इन सभी जितने भी एक्ट्स हैं इनमें क्या है कि आपके जो इक्वल पे और इक्वल वर्क के लिए इक्वल पे या जो भी आपके मिनिमम वेजेस एक्ट है फॉर एग्जांपल, तो मिनिमम वेज एक्ट में क्या होता है कि जो हमारे एम्प्लॉयमेंट है उनको मिनिमम वेज जितना भी मिलना चाहिए वो तो प्रोवाइड होना ही है। तो इसके अकॉर्डिंग भी कुछ फैक्टर्स यहाँ पे भी एम्प्लॉय में इन्फ्लुएंस कर दे हैं वेज सिस्टम को। ठीक, तो उसके लिए हमको ये सारे एक्ट को भी ध्यान में रखना पड़ता है कि हमारे इनकी वजह से हमारे वेज सिस्टम पे किसी प्रकार का कोई असर ना आए। नेक्स्ट वन इज ऑर्गेनाइजेशन एबिलिटी एंड विलिंगनेस टू पे। मीन्स ऑर्गेनाइजेशन की एबिलिटी भी चेक करनी होती है कि कितनी एबिलिटी है हमारे ऑर्गेनाइजेशन, कितना पे कर सकता है और उसमें मतलब कितना पे कर सकता है, उसके अकॉर्डिंग ही वहाँ पे हम वर्कर्स को हायरिंग करें। नेक्स्ट वन इज़ द बार्गेनिंग कैपेसिटी ऑफ द एम्प्लॉयर एंड द एम्प्लॉय। मीन्स जहाँ पे भी बार्गेनिंग कैपेसिटी स्टार्ट हो जाती है, तो ये बार्गेनिंग वाला जो टर्म है ये आपका क्या है कि वेजेस सिस्टम को इन्फ्लुएंस कर देता है, क्योंकि सभी के वेजेस सिस्टम जो बना होता है ऑर्गेनाइजेशन का वो सभी के लिए इक्वल होता है। ठीक, तो मतलब अलग अलग डेजिग्नेशन पे अलग अलग सैलरी है लोगों की, तो उसके अकॉर्डिंग अगर बार्गेनिंग कैपेसिटी तो वही सिस्टम हो जाता है फिर कि अगर इक्वल वर्क पे 2 पर्सन है, दोनों ने अलग अलग डिमांड करी तो दोनों को अलग अलग सैलरी दी जा रही, तो वहाँ पे फिर थोड़ा सा जो इसको कम सैलरी मिल रही होती है वो वर्कर क्या होते हैं, डिमोटिवेट हो जाते हैं। ठीक, कम टू द नेक्स्ट वन, प्रिवेलिंग वेज स्ट्रक्चर इन द स्पेसिफिक सेक्टर और इंडस्ट्री। ठीक है, तो वेज स्ट्रक्चर हमारा इस तरीके का होना चाहिए जो कि बहुत ही सेफली वर्क करे और हमारे जितने भी इंडस्ट्री हों और स्पेसिफिक सेक्टर्स हों उनको स्टैंडर्डाइजेशन को भी मैच कराने में के लिए हेल्पफुल हो। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, वर्कर स्किल्स, नॉलेज
एंड एक्सपीरियंस। मीन्स वर्कर स्किल और नॉलेज और एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग भी हमारा वेज सिस्टम इन्फ्लुएंस हो जाता है कि समटाइम्स कुछ वर्कर्स ऐसे हैं जिनको ज़्यादा एक्सपीरियंस है बट वो सेम डेजिग्नेशन पे हैं और उनको उतनी सैलरी मिल रही जितने कम एक्सपीरियंस वाले को मिल रही, तो यहाँ पे हमारा वेज सिस्टम थोड़ा सा इन्फ्लुएंस होता है। तो वेज सिस्टम कुछ इस तरीके से होना चाहिए कि एक्सपीरियंस और जितने भी उसके पास स्किल्स हैं उन सब के अकॉर्डिंग उसकी जो भी सैलरी है उसका एक क्राइटेरिया फिक्स कर देना चाहिए कि आपका अगर इसके अंडर में आते हैं तो आपकी सैलरी इतनी होनी चाहिए, इसके अंडर में आते हैं तो आपकी सैलरी इतनी होनी चाहिए, ताकि किसी में भी कोई भी प्रकार का कोई डिफ्रेंशिएशन ना रहे। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, वेज लेवल इन द स्पेसिफिक सेक्टर और इंडस्ट्री। मीन्स वेज लेवल्स, जो डिफरेंट वेज लेवल्स होते हैं कि कहीं पे किसी इंडस्ट्री में पर आवर ज़्यादा पैसा दिया जा रहा है, किसी इंडस्ट्री में पर आवर कम पैसा दिया जाए, तो आपस में जो इंडस्ट्री में कोऑर्डिनेशन है वो भी इस तरीके का होना चाहिए कि सब जगह सेम वेज लेवल होना चाहिए फॉर डिफरेंट स्पेसिफिक सेक्टर्स और इंडस्ट्री। कम टू द नेक्स्ट, कॉस्ट ऑफ लिविंग, इट आल्सो इन्फ्लुएंस द वेज सिस्टम। कॉस्ट ऑफ लिविंग मीन्स जो हमारी लिविंग कॉस्ट आ रही है, वेज मतलब जो वर्कर है उसकी जो लिविंग कॉस्ट आ रही है वो भी हमारे वेज सिस्टम को इन्फ्लुएंस करती है। कि दो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के अगर हम वर्कर्स को कंपेयर करा के देखें जो सेम डेजिग्नेशन पे हैं, तो दोनों का अगर आप कहेंगे लिविंग स्टाइल अलग अलग है तो वहाँ पे आपको डिफरेंट समझ में आ जाएगा कि दोनों जगह का वेज सिस्टम अलग अलग है। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, टाइप्स ऑफ वेज पेमेंट। टाइप्स ऑफ वेज पेमेंट, there are two types of wage payments. First one is wage payment on the basis time basis, second one is wage payment on the output basis. The first one is wage payment on time basis means इसमें क्या है, आपका जो वेज पेमेंट होती है वो किसके अकॉर्डिंग होगी, टाइम के अकॉर्डिंग। मीन्स जैसे आपके घर में वर्कर काम करने आते हैं तो आप उन वर्कर्स को क्या है टाइम के अकॉर्डिंग भी पे कर सकते हैं। जैसे आप वीकली पे करते हैं, डेली पे करते हैं या मंथली पे करते हैं या उनको आवरली पे करते हैं। तो इसमें है अंडर दिस मेथड वेजेस आर पेड टू द एम्प्लॉय बेस्ड ऑन द टाइम फॉर विच ही वर्क्स। मीन्स जितने टाइम के लिए हमारा वर्कर परफॉर्म कर रहा है हम उतने टाइम के लिए उसको पेमेंट करेंगे, जो भी उसकी पेमेंट पर डे के अकॉर्डिंग या पर आवर के अकॉर्डिंग या पर मंथ के अकॉर्डिंग बन रही होगी। द वेज रेट्स आर प्री डिटरमाइंड इन टर्म्स ऑफ रेट पर मंथ, रेट पर डे और रेट पर आवर ऑफ द एम्प्लॉयमेंट। मीन्स आप पर मंथ के अकॉर्डिंग अगर आपने फिक्स किया तो जैसे पर मंथ उसकी 20,000 या 30,000 बेसिक सैलरी है तो जितना भी आपका बना है तो पर मंथ के अकॉर्डिंग उसमें पे कर दिया जाएगा। पर डे के अकॉर्डिंग हम बात करें, अगर पर डे उसका 600 या 700 या 1000 पर डे के अकॉर्डिंग है तो उतना पे कर दिया जाएगा। पर आवर की बात करें तो पर आवर अगर वो 8 आवर उसकी वर्किंग है और पर आवर आप उसको पे कर रहे हो 100 रुपीज़, तो जितने आवर उसने वर्किंग करी होगी उतने आवर का उसको पेमेंट कर दिया जाएगा। इन दिस सिस्टम द वर्कर्स आर पेड ऑन टाइम, दे वर्क इररिस्पेक्टिव ऑफ आउटपुट प्रोडक्ट्स। हमें यहाँ पे वर्कर्स से सिर्फ और सिर्फ जितना हम समय पे जितने समय के लिए हम काम करवा रहे हैं उतने समय की पेमेंट करनी है। इससे कोई भी मतलब नहीं वो हमें कितना आउटपुट दे रहा है, क्या आउटपुट दे रहा है, यहाँ पे आउटपुट पे डिपेंड नहीं करता है। दिस सिस्टम इज एप्लीकेबल वेयर आउटपुट इज़ नॉट क्वान्टिफिएबल। मीन्स आउटपुट पे हमें यहाँ पे कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है। एंड इट इज़ नॉट द क्राइटेरिया ऑफ पेमेंट कि हमारा इतना आउटपुट मिल रहा है तब हम इतना पेमेंट करेंगे, जैसे हमारा ये काम जब तक कंप्लीट नहीं होगा तब तक हम पेमेंट नहीं करेंगे। इस तरीके की यहाँ पे कोई सिचुएशन नहीं है। यहाँ पे वर्कर ने आपके जितनी देर काम किया है आपको उसके अकॉर्डिंग पेमेंट करनी, मीन्स ऑन द टाइम बेसिस आपको पेमेंट करनी। वेयर वर्क इज़ ऑफ रिपीटेटिव नॉट रिपीटेटिव टाइप। मीन्स यहाँ पे जो वर्क होता है वो आपका किस टाइप का होता है, नॉन रिपीटेटिव टाइप होता है। मीन्स जो वर्क एक बार परफॉर्म कर दिया गया दोबारा वो वर्क परफॉर्म नहीं किया जाएगा। ठीक, एडवांटेजेस ऑफ दिस टाइप ऑफ सिस्टम। ठीक, जो टाइम बेसिस है उसके कौन कौन से एडवांटेजेस हैं। दिस सिस्टम इज ईजी एंड अंडरस्टैंड एंड सिंपल टू ऑपरेट। ये सिस्टम बहुत ही ईजी होता है, ठीक, ईजिली अंडरस्टैंडेबल होता है दोनों के लिए, वर्कर के लिए भी मैनेजमेंट के लिए भी, एंड सिंपल होता है, ऑपरेट करने के लिए सिंपल होता है। रिड्यूस द प्रॉब्लम्स ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशंस। जितनी भी इंडस्ट्रियल रिलेशंस हैं, ठीक, उनके बीच में जो भी प्रॉब्लम्स हैं
उन प्रॉब्लम्स को रिड्यूस करने में हेल्प होता है, ताकि वर्कर्स और एम्प्लॉयमेंट के बीच में किसी प्रकार की कोई भी पैसे को लेके प्रॉब्लम्स ना आए। द क्वालिटी ऑफ वर्क इज मेंटेन्ड एंड एम्प्लॉयज़ आर नॉट इन हरी टू इंक्रीज क्वांटिटी। ठीक, इसमें एम्प्लॉय को किसी प्रकार की कोई जल्दी नहीं होती है अपने टास्क को परफॉर्म करने के लिए। तो एम्प्लॉय पूरी तरीके से आपके क्वालिटी पे, जो भी प्रोडक्ट बना रहा है उसकी क्वालिटी पे ध्यान रखता है। वो टाइम के लिए जल्दी नहीं करता कि हमें इतनी जल्दी करके देंगे तो हमें इतना पैसा मिलेगा। पैसा उसको टाइम के अकॉर्डिंग मिलना है। तो वो अगर वो 30 दिन में भी उस काम को कर दे रहा है, तो वो अगर क्वालिटी मेंटेन कर रहा है तो आपका जो क्वालिटी मेंटेन हो रही है उसके अकॉर्डिंग ही आपके जो एम्प्लॉई है उसको अच्छे से अच्छा पेमेंट हो जा रहा है, क्योंकि उसको किसी प्रकार की जल्दी नहीं है, क्योंकि वहाँ पे क्वांटिटी के लिए वो नहीं जा रहा है। क्यों नहीं जा रहा है? क्योंकि वहाँ पे आपकी जो पेमेंट हो रही है वो किसके बेस पे हो रही है? टाइम के बेस पे हो रही है, आउटपुट के बेस पे नहीं हो रही। द वर्कमैन कैन शो हिज इफिशियंसी एंड वर्कमैनशिप विदाउट लॉस टू हिमसेल्फ। ठीक है, वर्कमैन जो भी है वो अपनी पूरी इफिशियंसी को यहाँ पे शो कर सकता है कि हम कितने अच्छे से अच्छा आउटपुट दे सकते हैं, क्योंकि उसको किसी प्रकार की कोई जल्दी नहीं है। और इससे वर्कमैनशिप में इसमें किसी प्रकार का कोई लॉस भी नहीं होता। क्यों? क्योंकि अगर उसने जल्दी टास्क नहीं किया तो ऐसा नहीं कि उसकी पेमेंट कट हो जाएगी। उसने जितनी देर टास्क परफॉर्म किया है, काम किया है, आप उतनी देर का उसको पेमेंट कर रहे हैं, तो यहाँ पे जीरो लॉस है, किसी प्रकार का कोई लॉस नहीं है। देयर इज ए स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट इन वर्क मेथड। ठीक है, इससे क्या है, जो हमारा वर्क मेथड है उसके जो इम्प्रूवमेंट है उसके लिए भी आप कह सकते हो इसके स्कोप हो सकता है। द बेसिक डिसएडवांटेजेस ऑफ दिस टाइप ऑफ सिस्टम्स आर डज नॉट प्रोवाइड एनी इंसेंटिव टू एम्बियस और मोर एफिशिएंट वर्कर्स। ठीक है, इसमें जितने भी वर्कर हैं उनको किसी प्रकार का कोई इंसेंटिव नहीं दिया जाता है। इंसेंटिव नहीं दिया जाता तो ये एक बेसिकली डिसएडवांटेज हो गया। कुछ वर्कर्स हमारे ऐसे होते हैं जो बहुत ही अच्छी तरीके से टास्क को परफॉर्म कर रहे हैं, मोस्ट एफिशिएंट, या जो आपके बेसिक पीस रेट सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग ना काम करके वो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दे रहे हैं, लेकिन उनको जितनी देर उन्होंने परफॉर्म किया है उतनी देर के हिसाब से उनको भी पेमेंट करी जाएगी। तो यहाँ पे आपकी एफिशिएंसी से उसका कोई लेना देना नहीं है। तो ये एक बेसिकली आप कह सकते हो ये इसका एक डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट वन इज द आउटपुट विल बी लोवर्ड इन द अब्सेंस ऑफ स्ट्रिक्ट सुपरविजन। इसमें आपको किसी प्रकार के स्ट्रिक्ट सुपरविजन देने की भी ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे आप टाइम के अकॉर्डिंग काम पेमेंट कर रहे हैं। तो अगर वर्कर आपका परफॉर्म करेगा तभी आप उसको देंगे पेमेंट। अगर वर्कर परफॉर्म ही नहीं करेगा, बैठा रहेगा, तो आप उसको पेमेंट नहीं करेंगे। तो यहाँ पे जो आउटपुट होता है आपको स्ट्रिक्ट सुपरविजन करने की भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे जो आउटपुट है वो हमारा क्या हो जाता है? कम हो जाता है। द बेसिस फॉर वेज इज टाइम एंड नॉट द आउटपुट और एफिशिएंसी। ठीक है, तो यहाँ पे जो बेसिस होता है टाइम बेसिस, तो जो वेज है, वेज सिस्टम वो हमारा कैसा है? टाइम बेसिस है, वो आपका आउटपुट और एफिशिएंसी पे बेस्ड नहीं है। सो इट हैपेंस दैट लेस एफिशिएंट वर्कर्स आर पेड इक्वल टू द एफिशिएंट वर्कर्स। ठीक है, तो ये आपका आप कह सकते हो कि जितने भी लेस एफिशिएंट वर्कर्स हैं वो उनको भी उतना ही पेमेंट मिल रहा है जितना हमारे मोस्ट एफिशिएंट वर्कर्स हैं। क्यों? क्योंकि दोनों ही अगर 8-8 घंटे परफॉर्म कर रहे हैं तो 8 घंटे के हिसाब से जितनी पेमेंट है वो दोनों को पेमेंट इक्वल हो रही है, भले उसने 8 घंटे में ज़्यादा काम किया हो या किसी ने 8 घंटे में कम काम किया। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, वेज पेमेंट ऑन द बेसिस ऑफ आउटपुट। फर्स्ट वन इस था, पहला आपका था वेज पेमेंट ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। सेकेंड वन इज वेज पेमेंट ऑन द बेसिस ऑफ आउटपुट, मीन्स पीस रेट सिस्टम, जितने भी पीस प्रोड्यूस हो रहे हैं उसके अकॉर्डिंग। इन दिस सिस्टम वेजेस आर पेड टू द एम्प्लॉय इन रिलेशन टू द आउटपुट प्रोड्यूस, मीन्स वेजेस जो भी है वो आपका आर पेड टू द एम्प्लॉय, एम्प्लॉय को जो हम पेड करते हैं इन रिलेशन टू द आउटपुट प्रोड्यूस, मीन्स जो भी हमारा आउटपुट प्रोड्यूस होगा उसके अकॉर्डिंग हम उसको पेमेंट करेंगे। दिस मेथड इज वेरी कन्वीनियंट वेयर ईच इंडिविजुअल वर्कर इज कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग इज वर्क विदाउट एनी डिपेंडेंस ऑन द अदर इंडिविजुअल। ठीक, इसमें आपका जो भी वर्कर है उसको किसी प्रकार के दूसरे व्यक्ति पे डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है। वो खुद में जितनी कैपेबिलिटी उसमें कितने अच्छे से अच्छे टास्क को परफॉर्म कर सकता है वो उसको ज़्यादा फ़ायदा है।
क्यों फ़ायदा है? क्योंकि वो जितना आउटपुट प्रोड्यूस करके देगा ज़्यादा से ज़्यादा, उसकी जो सैलरी होगी उसको उतनी ही ज़्यादा से ज़्यादा उसको सैलरी मिलेगी। एंड द आउटपुट प्रोड्यूस विल बी क्वान्टिफिएबल। ठीक, इसमें आपका जो आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा है उसको कंसीडर किया जाएगा, क्योंकि जो वेज पेमेंट मेथड है ये किस पे बेस्ड है? आउटपुट बेस्ड। जितना हमारा आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा है उस पर डिपेंड करेगा। दिस मेथड कैन बी अप्लाइड वेयर आउटपुट इज स्टैंडर्डाइज, मीन्स ये वहाँ पे आपका अप्लाई होगा जहाँ पे आउटपुट आपका स्टैंडर्डाइज है। अगर आपने बेसिक स्टैंडर्ड का बना रखा है तो बेसिक जो पेमेंट होगी वो मिलेगी। अगर आपने जो स्टैंडर्ड लेवल सेट है उससे और अच्छा प्रोडक्ट बना दिया ज़्यादा एफिशिएंसी के साथ में, तो आपको उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा इंसेंटिव भी पे किया जाएगा। या आपने अगर कुछ कम एफिशिएंसी के साथ काम किया, या आप कह सकते हैं आपने उस टारगेट को अचीव नहीं किया जिस हिसाब से हमारा स्टैंडर्ड का प्रोडक्ट बनना था, तो वहाँ पे कुछ आपका डिडक्शन भी हो सकता है। ठीक, पेनाल्टी भी हो सकती है। दिस वर्क इज़ ऑफ रिपीटेटिव नेचर, ये वर्क आपका ये किसका होता है? रिपीटेटिव नेचर का होता है। मीन्स जहाँ पे सेम टाइप ऑफ प्रोडक्ट बार बार आपको प्रोड्यूस करने पड़ रहे हैं उस जगह पे। नाउ द एडवांटेजेस ऑफ wage payment for the output basis. It provides incentive to efficient workers. मीन्स जितने भी efficient workers हैं उन सभी को हम इंसेंटिव प्रोवाइड करते हैं। मीन्स जितना ज़्यादा आउटपुट उसने प्रॉफिट करवाया, जितना आउटपुट उसने दिया, उतने आउटपुट के हिसाब से वो हम उसे इंसेंटिव भी प्रोवाइड करवाएंगे। कॉस्ट ऑफ सुपरविजन इज़ लो कंपेयर टू टाइम बेसिस सिस्टम। ठीक, टाइम बेस्ड सिस्टम के अकॉर्डिंग आपका जो कॉस्ट ऑफ सुपरविजन लगती है वो बहुत ही कम लगती है। हायर स्पीड इंक्रीज द प्रोडक्शन रेट एंड हैंस रिड्यूस द कॉस्ट पर यूनिट। ठीक है, इसमें क्या है आपके हायर स्पीड इंक्रीज, मतलब ज़्यादा स्पीड से जो लोग काम कर रहे हैं वो और इंक्रीज़ करती है किसको? प्रोडक्शन को। कि मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा हमारा प्रोडक्शन रेट हो, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी हो, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट बने। एंड हैंस रिड्यूस द कॉस्ट पर यूनिट, जिससे हमारी जो कॉस्ट पर यूनिट पहले टाइम बेस पे ज़्यादा आ रही थी वो हमारी कम हो जाती है। इट आल्सो इंक्रीज द यूटिलाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ में, जितने भी प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ हमारे पास अवेलेबल है, वर्कर्स ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ का यूटिलाइजेशन करके प्रोडक्ट को अच्छे से अच्छा बनाने की कोशिश करता है। क्योंकि प्रोडक्ट जितना अच्छा बनेगा, जितना अच्छा स्टैंडर्ड का होगा, जो पेमेंट होनी है वर्कर की वो उसी के अकॉर्डिंग होगी। द वर्कर्स इनोवेट्स न्यू वेज एंड मेथड्स ऑफ डूइंग द वर्क इन ऑर्डर टू रिड्यूस द टाइम पर यूनिट। तो यहाँ पे वर्कर जो होते हैं डिफरेंट वेज क्रिएट करते हैं काम को करने के लिए। किसी को ये टास्क करने के लिए सब अपना अपना दिमाग लगाते हैं, कोशिश करते हैं कि किस तरीके से काम को, टारगेट को जल्दी से जल्दी अचीव किया जाए। ठीक है, ऑफ डूइंग द वर्क इन ऑर्डर टू रिड्यूस द टाइम, जिससे कि समय को बचाया जा सके और हम कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट को, स्टैंडर्ड लेवल के प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर सकें। मोटिवेट्स वर्कर्स टू प्रोड्यूस मोर। इट आल्सो मोटिवेट्स द वर्कर्स टू प्रोड्यूस मोर, मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट बनाने के लिए वर्कर को मोटिवेट करता है आपको इस टाइप का सिस्टम। देयर आर द सम डिसएडवांटेज ऑफ दिस टाइप ऑफ सिस्टम। द वर्कर्स इन ऑर्डर टू इंक्रीज देयर वेजेस थ्रू फास्टर वर्किंग में नेग्लेक्ट द क्वालिटी। ओके, मीन्स यहाँ पे वर्कर जो भी है अगर अपनी सैलरी को बढ़ाने के लिए वो ज़्यादा जल्दी परफॉर्म करने लगता है, ज़्यादा जल्दी काम करने लगते हैं, तो उससे क्या होता है जो क्वालिटी है वो भी नेगलेक्ट हो जाती है। मतलब क्वालिटी पे वो फिर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते। तो कुछ डिसएडवांटेज में यहाँ पे ये भी आ सकता है। सेकेंड है आपका बिकॉज ऑफ स्पीड वर्कर में बी प्रोन टू एक्सीडेंट। मीन्स स्पीड बढ़ाने के वजह से क्या होता है, जो हमारे वर्कर होते हैं वो जो प्रिकॉशंस और सेफ्टी हैं वो लेना ध्यान नहीं देते हैं कि हम पूरे प्रिकॉशन और सेफ्टी के साथ में टास्क को परफॉर्म करें, तो जिसकी वजह से यहाँ पे कुछ एक्सीडेंट होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। ठीक है, एक्सीडेंट दैट इज़ पॉसिबल। नाउ कम टू द नेक्स्ट। द सिक्योरिटी फॉर द वर्कर्स इज़ लो, जिसकी वजह से जो वर्कर की सिक्योरिटी होती है वो बहुत ही कम हो जाती है। एंड दिस में सीरियसली पनिश द एज एंड इनएफिशिएंट वर्कर्स, जिसकी वजह से जो हमारे जो ज़्यादा एज के लोग होते हैं या जो कम एफिशिएंट वर्कर्स होते हैं वो उनको किसी ना किसी तरीके का कोई नुकसान हो जाता है। ओके, थैंक यू।